शुरुआती दृश्य में हम एक आदमी को आधी रात को अचानक जागते हुए देखते हैं। एक रहस्यमयी चेन जैसी वस्तु किसी तरह उसकी नाभि में फंस गई है। पूरी चीज बाहर निकालने के बाद आदमी को भारी रक्तस्राव का अनुभव होता है, जिससे वह घबराहट में जोर जोर से रोने लगा। कुछ सेकंड बाद वह वास्तविकता में वापस आता है और खुलासा करता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसकी प्रेमिका जो उसके बगल में लेटी हुई है इन घटनाओं की आदी लगती है, इसलिए वह उसे अनदेखा कर देती है। इसके बाद हमारा परिचय हरमन नाम के एक व्यक्ति से होता है, जिसका एक महान और सफल कलाकार बनने का सपना है। उनकी महत्वाकांक्षा असाधारण कलाकृतियां तैयार करने की है, जो लोगों को गहराई से छुएं और उन्हें चीजों को अलग तरह से देखने पर मजबूर करें। इसके लिए उन्होंने अथक रूप से अपने दिन रात समर्पित कर दिए, लेकिन दुख की बात है कि उनकी उत्कृष्ट कृतियों को हमेशा खारिज कर दिया गया। शून्य उपलब्धि वाले वर्ष बिताने के बाद हरमन की मां ने उसे अपने चाचा फेलिक्स से मार्गदर्शन लेने का सुझाव दिया, जो एक सफल कारीगर है जो अपनी उत्कृष्ट बालियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि हरमन का मानना है कि उसका चाचा एक धोखेबाज है, क्योंकि वह अपने आभूषण व्यवसाय से काफी मुनाफा कमाते हुए अपने कर्मचारियों का कम वेतन पर शोषण करता है। उस रात बाद में हरमन इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था, तभी उसकी नजर एक ऑनलाइन नौकरी की रिक्ति पर पड़ी। यह प्रसिद्ध कलाकार देवोरा क्लेन की ओर से, जो एक साहसी नई प्रतिभा की तलाश में इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में लेते हुए हरमन अगले ही दिन देवोरा के कार्यालय का दौरा करता है। वहां उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती, जो उसे देवोरा को प्रस्तुत करने से पहले अपनी रचना उसे प्रस्तुत करने का निर्देश देती। इसके बाद हरमन ने एक ग्लोब का अनावरण किया, जो दुनिया की वर्तमान समस्याओं को चित्रित करता है। दुर्भाग्य से उनके काम को एक और बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कई असफलताओं को सहने के बावजूद हरमन ने अपनी कलात्मक आकांक्षाओं को नहीं छोड़ा। हालांकि इस बार चीजें अलग मोड़ लेती। अगली सुबह हरमन उठता है और सुनता है कोई अपने बाथरूम में नहा रहा है। तब उसकी मां ने चौंक कर खुलासा किया कि उसने उसका कमरा एक आदमी को किराए पर दिया है, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। इसका मतलब साफ है कि वह उसके सपने का समर्थन नहीं करती। कोई अन्य विकल्प न होने पर हरमन अपने चाचा फेलिक्स के पास पहुंचता है, जो शुरुआती दृश्य वाला वही व्यक्ति है। उसके संघर्षों को सुनकर फेलिक्स ठीक ठीक समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए। उनका कहना है कि हरमन को एक निजी जगह की जरूरत है, जहां वह बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। फेलिक्स फिर हरमन को अपने पुराने स्टूडियो में रहने का अवसर प्रदान करता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो शुरू में हरमन को खुशी से भर देता है। हालांकि उनकी खुशी शॉर्ट लाइव है। जैसे फेलिक्स $800 का मासिक किराया लेता है। निम्नलिखित दृश्य में हरमन किसी तरह अपनी नवीनतम रचना को पूरा करने में कामयाब रहा। भाग लेता है देवोरा की कला प्रदर्शनी। प्रभाव डालने की कोशिश में वह दीवार पर लटकी अपनी कलाकृति प्रस्तुत करता है, लेकिन जल्द ही अपना नियंत्रण खो देता है, जिससे प्रदर्शनी हॉल में पूरी तरह से गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इस दुर्घटना के बावजूद हरमन एक और मौका मांगता है और कुछ उल्लेखनीय बनाने के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा मांगता है। यदि उसकी कला सफल नहीं हुई तो वह सब कुछ छोड़ने की प्रतिज्ञा भी करता है। यह सुनकर देवोरा सहमत हो जाती है, क्योंकि वह जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती है। हरमन फिर अंकल फेलिक्स से संपर्क करता है और 2 सप्ताह की अवधि के लिए अपना पुराना स्टूडियो किराए पर लेता है। वह तुरंत स्टूडियो का दौरा करता है, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के कचरा क्षेत्र के पीछे स्थित है। फेलिक्स के प्रबंधक लैला द्वारा निर्देशित हरमन एक धूल भरे पुराने कमरे में प्रवेश करता है, जिसमें एक बिस्तर, एक मिनी रेफ्रिजरेटर और एक टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग है। फिर भी हरमन इन विवरणों पर थोड़ा ध्यान देता है और आगे बढ़ता है। वह 2 सप्ताह का खाना खरीदता है और उसे मिनी फ्रिज में रखता है। बिना देर किए वह उसी रात अपने मोबाइल आर्ट पर काम करना शुरू कर देता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन हरमन अपनी कलाकृति में कोई प्रगति करने के लिए संघर्ष करता है। इससे उसकी हताशा और अवसाद धीरे धीरे तीव्र होने लगता है। लगातार असफलता के 13वें दिन वह हार मानने और यहाँ तक कि आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है। उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन तभी टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग उसकी नजर में आ जाती है। वह उसे सीधा करने का प्रयास करता है, लेकिन वह हठपूर्वक पीछे झुक जाता है। निराश होकर उसने पेंटिंग को एक भंडारण कक्ष में फेंक दिया। कुछ ही समय बाद हरमन ने एक असामान्य घटना देखी। कमरे में एक छोटे से छेद से एक धागा निकल रहा था। वह धागा खींचता है और कागज का एक टुकड़ा दिखाता है, जिस पर संदेश लिखा होता है, आराम करो, मैं मदद कर सकता हूँ। हैरान होकर हरमन ने दीवार के दूसरी तरफ की जांच की, लेकिन पाया कि वह पूरी तरह से सील है। कई कागजी संदेश प्राप्त करने के बाद छेद से एक छोटी जेली जैसी गेंद निकलती है। हरमन इसे अपनी मोबाइल संरचना में स्थापित करता है और उसे आश्चर्य होता है कि यह संतुलित हो जाता है। आखिरकार अपनी उत्कृष्ट कृति पूरी करने के बाद हरमन अगले दिन देवोरा के आवास पर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने यह दावा करते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया कि उसकी रचनाएं हमेशा बेकार होती हैं। इससे हरमन पूरी तरह से टूट जाता है और वह लगभग आंसुओं में डूबा हुआ चला जाता है। अपने रास्ते में वह अपनी रचना सड़क किनारे एक कला विक्रेता को सौंप देता है। उत्तरार्ध कलाकृति को प्रदर्शित करता है और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही मिनटों के भीतर कई राहगीर इसकी ओर आकर्षित होते हैं। वे उनके बीच अचानक नीलामी भी शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद देवोरा स्वयं आती है और उच्चतम बोली के साथ कलाकृति खरीदती है। इसके बाद
वह हरमन से अपने पूर्व व्यवहार के लिए माफी मांगती है और उसे अपने नए कलाकार के रूप में काम पर रखती है। अत्यधिक खुशी से भरकर हरमन खुशी के नारे लगाते हुए अपने अस्थायी निवास पर लौट आता है। कुछ क्षण बाद छेद से एक धीमी फुसफुसाती महिला आवाज निकलती है जो उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि शुरू में डरा हुआ, हरमन अंततः रहस्यमय आवाज के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है और अपनी खुशी साझा करता है। आवाज से पता चलता है कि उसके पास बहुत सारी जेली जैसी गेंदें हैं जो उसे पूरा करने में मदद कर सकती हैं। उसका लंबे समय से प्रतीक्षित सपना, बदले में उसे बस उसके साथ समय बिताना होगा। हरमन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह रहस्यमय छेद के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित कर लेता है और अपना अधिकांश समय कमरे के अंदर ही बिताता है। इस सब के बीच लेले बार बार हरमन के पास आता है जो उसे पाई प्रदान करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन हरमन उसे दूर रखता है। एक शाम हरमन डेबोरा की प्रदर्शनी में भाग लेता है जहाँ उसकी कला धनी ग्राहकों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। ऐसा लगता है कि वे इतने मोहित हो गए हैं कि उनमें से एक ने इसे $50,000 की भारी रकम में खरीद लिया। इस सफलता के साथ डेबोरा ने हरमन को 1 महीने के भीतर इन उत्कृष्ट कृतियों का एक बैच बनाने का काम सौंपा, क्योंकि वह उसकी एकल प्रदर्शनी की मेजबानी करना चाहती थी। इस बीच घर पर लैला हरमन को भोजन देने के लिए उसका दरवाजा खटखटाती है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वह उत्सुक हो जाती है और उसके कमरे में चली जाती है। जैसे ही वह अंतरिक्ष की खोज करती है, उसकी नजर एक छेद पर पड़ती है। अपनी जिज्ञासा का विरोध करने में असमर्थ वह उसमें झांकती है और शॉवर से बाहर आते हुए हरमन के प्रक्षेपण को देखती है। अचानक छेद ने लैला की आंख में एक अपरिचित तरल पदार्थ उगल दिया, जिससे वह जल्दी से वहां से भागने के लिए प्रेरित हुई। बाद में हरमन होल के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए उत्सुक होकर घर लौटता है। वह अपनी नई सफलता से इतना अभिभूत हो जाता है कि वह छेद की उत्पत्ति और उसके पीछे की आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हरमन ने अब छेद के साथ एक गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संबंध बना लिया है। यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी वह बाहर जाता है तो होल उसकी उपस्थिति के लिए तरसता है और अक्सर त्याग दिए जाने से डरता है। आवाज से पता चलता है कि वह फिर से अकेली नहीं रहना चाहती, क्योंकि यह असहनीय है। अपनी असुरक्षा की भावना प्रकट होने पर हरमन ने उसे आश्वस्त किया कि उसका जाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि जैसे जैसे अधिक दिन बीतते हैं उनके रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। एक दिन छेद जेली जैसी गेंदों का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। हरमन मामले के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर आवाज से पता चलता है कि वह अकेलापन महसूस करती है। वह पूछता है कि क्या वह उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सकता है। जवाब में वह चौंकते हुए कहती है कि वह इंटरकोर्स करना चाहती है। हरमन दृढ़ता से मना कर देता है, लेकिन छेद उसे उसकी आसन्न समय सीमा की याद दिलाता है। यह भी दावा करता है कि वह जेली गेंदों के बिना अपनी कला नहीं बना सकता है। कोई विकल्प न होने पर हरमन अनिच्छा से सहमत हो जाता है और छेद के साथ प्यार करता है। हरमन को पता न होने पर जोएल नाम का एक व्यक्ति गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा है, जिसके बारे में पता चला है कि वह डेबोरा का सबसे अच्छा पूर्व कर्मचारी था। हरमन के पद ग्रहण करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इस वजह से क्रोधित जोएल बदला लेने के लिए बंदूक चला रहा है। कुछ दिनों बाद हरमन ने अपनी अगली उत्कृष्ट कृति पूरी की और इसे डेबोरा को प्रस्तुत किया, जिसने उसे पर्याप्त वेतन के साथ मुआवजा दिया। वित्तीय पुरस्कार के बावजूद हरमन अपने जीवन की जटिल स्थिति के कारण खुश नहीं दिखता है। वह स्पष्ट रूप से एक सामान्य रिश्ते और इसके अलावा एक सामान्य जीवन की तलाश में है। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए डेबोरा उसके प्रति अपना आकर्षण व्यक्त करते हुए उसे एक कमरे में ले जाती है। वह उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखती है। हरमन एक प्रतिभाशाली कलाकार है और स्वयं एक सफल विक्रेता है। उनकी बातचीत जल्द ही रोमांटिक मोड़ ले लेती है और उनमें अनबन हो जाती है। बाद में शाम को हरमन अपने कमरे में लौटता है, लेकिन पाता है कि होल को पहले से ही डेबोरा के साथ उसकी भागीदारी के बारे में पता है। वह उससे इस बारे में बात करती है और हरमन कुछ भी नहीं छिपाता है। वह स्वीकार करता है कि उसके पास कुछ खास है। डेबोरा और एले का दावा है कि वह होल के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि वह इंसान भी नहीं है। एक संक्षिप्त बहस के बाद हरमन कमरे की दीवारों पर और अधिक निशान जोड़ने के लिए निराश छेद छोड़कर बाहर चला जाता है। उसी शाम आवाज डेबोरा से संपर्क करती है, खुद को हरमन के साथी के रूप में संबोधित करती है और उसे बातचीत के लिए पुराने स्टूडियो में आमंत्रित करती है। बाद वाला सहमत हो जाता है और मोमबत्तियों से घिरी कुर्सी के साथ एक मंद रोशनी वाली व्यवस्था खोजने के लिए उस स्थान पर पहुंचता है। बिना समय बर्बाद किए आवाज सीधे मुद्दे पर आती है, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि डेबोरा हरमन का उपयोग केवल पैसे के लिए कर रही है। फिर वह एक सौदे का प्रस्ताव रखती है, डेबोरा को हरमन से दूर रहने के बदले में असाधारण कलाकृतियां प्रदान करना। जैसा कि अपेक्षित था, चालाक महिला ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और आवाज के प्रति कुछ आहत करने वाली टिप्पणियां की। जवाब में क्रोधित छेद कमरे से सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे डेबोरा बेहोश हो जाता है। कुछ ही समय बाद हरमन घर लौटता है और डेबोरा को फर्श पर पड़ा हुआ पाता है। वह किसी तरह उसे वापस होश में लाता है और उसे घर ले जाता है। हालांकि डेबोरा यह मानते हुए परेशान रहता है कि दीवारों के पीछे की महिला उसकी प्रेमिका है।
बाद में हरमन को सड़क पर एक बेंच पर बैठकर स्थिति पर विचार करते हुए देखा जाता है। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने अंततः देवोरा के सामने सच कबूल करने का फैसला किया। फिर हरमन उसके स्थान पर जाता है और रहस्यमय छेद के बारे में सब कुछ बताता है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके पास वास्तविक प्रतिभा नहीं है और कलाएं वास्तव में छेद से बनती हैं। इसके बावजूद हरमन ने देवोरा के प्रति अपने सच्चे प्यार को कबूल किया और हमेशा उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। हैरानी की बात यह है कि वह उस पर विश्वास करती है और उसे अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करती है। अगले दृश्य में हरमन सभी छेदों को सील करने के इरादे से स्टूडियो रूम में लौटता है। जैसे ही वह प्रवेश करता है उसे जोएल मिलता है, जो सफलता पाने के लिए छेद का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर हरमन उसे इससे दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे इसके परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जोएल चेतावनी की उपेक्षा करता है और छेद को छूने के लिए आगे बढ़ता है। ये एक बहुत ही बुरा निर्णय साबित होता है, क्योंकि अचानक छेद जोएल के सभी आंतरिक अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। छेद में मौजूद खतरे को भांपते हुए हरमन एक के बाद एक कमरे के सभी छेदों को बंद करना शुरू कर देता है। इस बीच आवाज लगातार उसे समझाने की कोशिश करती है कि देवोरा उसके लिए सही साथी नहीं है और वह केवल वित्तीय लाभ के लिए उसका उपयोग कर रही है। हालांकि हरमन अपने कार्यों में दृढ़ रहता है। जैसे ही वह अंतिम बंद करने वाला होता है, पीछे से एक अप्रत्याशित झटका उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद हरमन को होश आया और उसने डेवोरा को दीवार काटने के लिए एक चेनसॉ का उपयोग करते हुए पाया। हैरान होकर वह उसके कार्यों पर सवाल उठाता है और वह बताती है कि वह छेद को अपने साथ ले जाने का इरादा रखती है। उनका मानना है कि ऐसा करके वह स्वतंत्र रूप से अपनी उत्कृष्ट कृतियां बना सकती हैं, किसी और की आवश्यकता के बिना, यहाँ तक कि हरमन की भी नहीं। इससे उसे एहसास होता है कि छेद की चेतावनियां सही थीं। देवोरा इस समय केवल उसका उपयोग कर रहा था। उसे दर्द में भागना है। इस बीच छेद दर्द से चिल्लाता है, जिससे हरमन को बहुत बुरा लगता है। वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और आश्वासन देता है कि वह क्षति की भरपाई कर देगा। लेकिन दुख की बात है कि छेद से दीवारों के माध्यम से बहुत सारा खून बह जाता है और खत्म हो जाता है। हरमन दुख और अपराध बोध से अभिभूत है और इस दुखद परिणाम के लिए खुद को दोषी मानता है। अंतिम दृश्य में हरमन स्टूडियो कक्ष से बाहर जाने की तैयारी करता है। हालांकि जाने से पहले वह दीवारों से खून साफ करता है और अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में छेद को ठीक से फ्रेम करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।